डियर स्टूडेंट्स, केमिकल एंड आयनिक इक्विलिब्रियम के लेक्चर 13 में हम कॉमन आयन इफेक्ट डिस्कस करेंगे। कॉमन आयन इफेक्ट का ब्रीफ इंट्रोडक्शन हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। ये जो सब टॉपिक है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और अलग अलग एनालिटिकल प्रोसेस में बेसिकली इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स के आइडेंटिफिकेशन में इस इफेक्ट का यूज़ होता है, तो वो यूज़ भी हम देखेंगे इस लेक्चर में। सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं कॉमन आयन इफेक्ट की। कॉमन आयन इफेक्ट को किस तरह से डिफाइन करा जाता है? सप्रेशन ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट विच हैज अ कॉमन आयन विथ वीक इलेक्ट्रोलाइट। कॉमन आयन इफेक्ट में हमारे पास एक वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा। से अभी मैंने यहाँ पे वीक इलेक्ट्रोलाइट ए भी कंसिडर करा है, जो इस तरह से डिसोसिएट होगा जैसे यहाँ पे इक्वेशन नंबर 70 में प्रेजेंट करा गया है। यानी कि जो वीक इलेक्ट्रोलाइट ए बी है ये इक्विलिब्रियम में रहेगा अपने आयंस के साथ, ए प्लस और बी नेगेटिव के साथ। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे ए बी टूटेगा ए प्लस और बी नेगेटिव में, ये फॉरवर्ड रिएक्शन होगी और बैकवर्ड रिएक्शन में ए प्लस बी नेगेटिव कंबाइन करके ए बी बना लेंगे। अब ऐसे रिएक्शन के लिए हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जानते हैं। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन हम यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल सकते हैं इक्वेशन नंबर 71 के अकॉर्डिंग। और इसमें हम देख रहे हैं कि यहाँ पे प्रोडक्ट साइड में ए प्लस आयन और बी नेगेटिव आयंस थे, तो उनकी कंसंट्रेशन न्यूमरेटर में आ जाएगी और ए बी जो इलेक्ट्रोलाइट था उसकी कंसंट्रेशन डिनोमिनेटर में आ जाएगी। अब अगर डिसोसिएशन ज्यादा होगा तो के की वैल्यू ज्यादा होगी, या फिर हम कह सकते हैं कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ज्यादा होगा। अब हम यहाँ पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को कंसिडर कर रहे हैं एच बी, और एच बी हमने इस तरह से लिया है कि इसमें जो अनायनिक पार्ट है बी ये सेम है एज कंपेयर टू जो इलेक्ट्रोलाइट वीक इलेक्ट्रोलाइट हमने लिया था उसमें भी अनायनिक पार्ट बी था। तो कॉमन आयन होना चाहिए चाहे कटायनिक पार्ट या अनायनिक पार्ट, वीक इलेक्ट्रोलाइट में और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में कोई एक आयन जो होगा वो सेम होना चाहिए। और अगर ऐसा होगा तो हम यहाँ देखते हैं जैसे बी जो ये एच बी था ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, सो ये इस तरह से डिसोसिएट होगा, आयनाइज होगा। यहाँ पे रिएक्शन रिवर्सिबल नहीं है क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। और हम देख रहे हैं यहाँ पे भी बी नेगेटिव बनेगा। तो इक्वेशन नंबर 70 में भी हमने देखा था कि बी नेगेटिव आयन फॉर्म हो रहे थे ड्यू टू डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट ए बी। और जब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एच बी हमने लिया है उसमें कॉमन आयन है बी नेगेटिव, तो एच बी जब डिसोसिएट हो रहा है तो ये इस तरह से डिसोसिएट हो रहा है। अब इस तरीके से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को डालने के बाद अगर सेम कंटेनर है, ये कंडीशंस हम सेम कंटेनर में कर रहे होंगे, तो हमारे पास ए बी इलेक्ट्रोलाइट भी है जो डिसोसिएट हो रहा है ए प्लस प्लस बी नेगेटिव में, और एक एच बी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है जो एच प्लस प्लस बी नेगेटिव में डिसोसिएट हो रहा है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कॉमन आयन फॉर्म हो रहा है बी नेगेटिव, तो ओवरऑल कंसंट्रेशन बी नेगेटिव की इंक्रीज हो जाएगी। अब हमने लीड चार्टलेस प्रिंसिपल में पढ़ा था कि अगर किसी कंपोनेंट की चाहे रिएक्टेंट की या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ती है तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जिस डायरेक्शन में उस कंपोनेंट की कंसंट्रेशन में डिक्रीज आए। तो जो ये रिवर्सिबल रिएक्शन हम देख रहे थे ए बी का डिसोसिएशन इक्वेशन नंबर 70, इसमें हम देख रहे हैं कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में बी नेगेटिव की कंसंट्रेशन बढ़ती है और बैकवर्ड डायरेक्शन में बी नेगेटिव की कंसंट्रेशन कम हो जाती है। जब हम इसमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डाल देते हैं तो ओवरऑल बी नेगेटिव की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है जैसा कि मैंने अभी यहाँ पे बताया। और ओवरऑल बी नेगेटिव की कंसंट्रेशन बढ़ जाने की वजह से ये वाला जो इक्विलिब्रियम था इक्वेशन नंबर 70 में जो प्रेजेंट करा गया था ये इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जिस डायरेक्शन में जो बी नेगेटिव है उसकी कंसंट्रेशन कम हो जाए, यानी कि बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो कम हो जाएगा। ये हमने लास्ट लेक्चर में ही पढ़ा था कि कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में डिक्रीज आ जाता है। डिक्रीज इन आयनाइजेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट बाय एडिशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैविंग अ कॉमन आयन विद द वीक इलेक्ट्रोलाइट इज नोन एज कॉमन आयन इफेक्ट। तो जैसा कि मैंने अभी बताया कि ए बी वीक इलेक्ट्रोलाइट था जो कि अपने आयंस के साथ रिवर्सिबल कंडीशंस में इक्विलिब्रियम स्टेट में रिवर्सिबल कंडीशंस में एग्जिस्ट करेगा। और अगर हम कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ले लेते हैं एच बी तो वो इस तरीके से H प्लस और बी नेगेटिव में डिसोसिएट होगा। यहाँ पे कॉमन आयन फॉर्म हो रहा है जिसकी वजह से बी नेगेटिव की कंसंट्रेशन में इंक्रीज आ जाएगा और जिसकी वजह से ये जो इक्विलिब्रियम है ये बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में डिक्रीज आ जाएगा। अब हम यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं।
हमने एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन लिया है सिल्वर क्लोराइड का। AgCl एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, सो ये रिवर्सिबल कंडीशन में एग्जिस्ट करेगा Ag+ और Cl नेगेटिव के साथ। और हमने अगर यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट NaCl डाल दिया तो वो कॉमन अनायन Cl नेगेटिव प्रोड्यूस करेगा, और जिसकी वजह से Cl नेगेटिव की ओवरऑल कंसंट्रेशन में इंक्रीज आ जाएगा, और यहाँ पर जो बैकवर्ड प्रोसेस है वो डोमिनेट करेगा, यानी कि AgCl का डिसोसिएशन कम हो जाएगा। या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि AgCl की सॉल्युबिलिटी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी और कम हो जाएगी। वैसे ये स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट होता है और इसकी सॉल्युबिलिटी में फर्दर डिक्रीज आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल हम देख रहे हैं डिसोसिएशन ऑफ HF। HF हम जानते हैं कि एक वीक एसिड होता है, तो ये इस तरह से रिवर्सिबल कंडीशन में एग्जिस्ट करेगा अपने कटायन H+ और अनायन F नेगेटिव के साथ। अगर हम इसमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट NaF डाल देंगे तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि F नेगेटिव आयंस की कंसंट्रेशन में इंक्रीज आ जाएगा, जिसकी वजह से इस एसिड की एक्टिविटी यानी कि जो डिसोसिएशन है वो फर्दर डिक्रीज हो जाएगा, यानी कि NaF के प्रेजेंस में HF और ज्यादा वीक एसिड हो जाएगा। अब इस पर्टिकुलर केस के लिए हमारे पास कुछ फैक्ट्स भी हैं, जैसे कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन HF का 1 मोलर सॉल्यूशन के लिए इसकी वैल्यू 2.7 होता है, बट अगर हम इसमें 1 मोलर NaF डाल देंगे तो ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आप देख रहे हैं 10⁻⁻⁴ के ऑर्डर तक चला जाता है, कम हो जाता है। तो हम ऐसे कह सकते हैं यहाँ पे इस पर्टिकुलर केस के लिए कि ऑन एडिंग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट NaF डालने की वजह से 1 मोलर HF में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम हो जाता है, और लगभग कितना कम हो जाता है, 10,000 गुना कम हो जाता है, 10⁻⁻⁴ के ऑर्डर में इसमें डिक्रीज आता है। अब हम यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस देख रहे हैं कॉमन आयन इफेक्ट के। पहला एप्लीकेशन है, हमने यहाँ पर बेसिक ग्रुप्स का डिटेक्शन पढ़ा है एनालिटिकल केमिस्ट्री में। ग्रुप सेकंड के लिए जब हम टेस्ट करते हैं तो हम जानते हैं वहां पर जो रिएजेंट यूज करते हैं हम H2S गैस यूज करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। हमें याद होगा कि जो ग्रुप 1 का टेस्ट होता है उसमें हम डाइल्यूट HCl डालते हैं, और उसके बाद जब ग्रुप सेकंड का टेस्ट होता है तो उसमें हम H2S गैस पास करते हैं। सो एसिड के प्रेजेंस में H2S का डिसोसिएशन में डिक्रीज आता है। ऐसा इसलिए क्योंकि H2S एक वीक एसिड है और ये इस तरह से डिसोसिएट होता है, यानी कि यहाँ पे H2S रिवर्सिबल कंडीशंस में एग्जिस्ट करता है विद रिस्पेक्ट टू H+ आयंस एंड H2 नेगेटिव आयंस। और अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिड डालेंगे HCl डालेंगे तो यहाँ पर H+ आयन फॉर्म होगा जो कि कॉमन आयन है विद रिस्पेक्ट टू H2S, जिसकी वजह से H2S का डिसोसिएशन कम हो जाएगा, यानी कि ये और ज्यादा वीक एसिड हो जाएगा। अब ऐसा करने का फायदा क्या होता है, जो ग्रुप सेकंड के मेंबर्स होते हैं वो बेसिकली सल्फाइड्स बनाते हैं जो कि इनसॉल्युबल होते हैं, यानी कि हमें ग्रुप सेकंड के सल्फाइड का फॉर्मेशन करना होता है, और HCl डालने की वजह से H2 नेगेटिव आयंस की वो प्रॉपर कंसंट्रेशन अचीव हो जाती है, जिस कंसंट्रेशन पर ग्रुप सेकंड के जो मेंबर्स हैं वो अपनी सल्फाइड बना पाए, यानी प्रेसिपिटेट हो पाए, और जिसकी वजह से हम उन कटायंस का, उन बेसिक ग्रुप्स का डिटेक्शन कर पाए। सिमिलरली जब हम ग्रुप थर्ड का टेस्ट करते हैं, सो ग्रुप थर्ड के टेस्ट में हमें याद होगा जो टेस्टिंग रिएजेंट होता है यहाँ पे ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है इन प्रेजेंस ऑफ NH4Cl। अब हम जानते हैं कि जो NH4Cl है ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, जबकि NH4OH एक वीक बेस होता है जो कि इस तरह से डिसोसिएट होगा, यानी कि NH4OH इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करेगा विद रिस्पेक्ट टू NH4 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। NH4Cl क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो ये इस तरह से डिसोसिएट होगा NH4 पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। अब हम जानते हैं यहाँ पर कि दोनों सेम कटायन प्रोड्यूस कर रहे हैं NH4 पॉजिटिव, तो यहाँ पे कॉमन आयन इफेक्ट होगा, जिसकी वजह से NH4 पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन इंक्रीज होने की वजह से जो ये NH4OH का डिसोसिएशन था ये कम हो जाएगा, यानी प्रोसेस बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, जिसकी वजह से OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन में डिक्रीज आएगा, और ये कंसंट्रेशन एप्रोप्रिएट हो जाएगी ग्रुप थर्ड के जो मेंबर्स हैं उनको प्रेसिपिटेट करने के लिए। हम जानते हैं कि जो ग्रुप थर्ड के मेंबर्स हैं जैसे कि Al3 पॉजिटिव, Fe3 पॉजिटिव, Cr3 पॉजिटिव, ये अपने हाइड्रोक्साइड्स बना करके प्रेसिपिटेट होते हैं। सो NH4Cl डाल करके OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन को कंट्रोल करा जाता है, और एप्रोप्रिएट OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन अचीव हो जाती है जब NH4Cl डाला जाता है, और ये पर्टिकुलर कटायंस यानी कि Al3 पॉजिटिव, Fe3 पॉजिटिव एंड Cr3 पॉजिटिव एक्सेट्रा ये सब प्रेसिपिटेट हो जाते हैं और इनका डिटेक्शन हो पाता है। अब इसके बाद नेक्स्ट एप्लीकेशन देख रहे हैं हम
इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप। सोप की डेफिनेशन हम जानते हैं, दीज आर सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स। इनका जनरल फॉर्मूला इस तरीके से होता है, और एक्वस कंडीशन में जब इनका प्रिपरेशन करा जाता है तो ये इस तरीके से डिसोसिएटेड रहते हैं। अब अगर हम यहाँ पर सोप के सॉल्यूशन में NaCl डाल देंगे, सो ये Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करेगा। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे Na पॉजिटिव आयन दोनों रिएक्शन में प्रोड्यूस हो रहा है, क्योंकि NaCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो ये इस तरह से डिसोसिएट हो जाएगा जैसा कि यहाँ पे प्रेजेंट करा गया है। और हम देख रहे हैं यहाँ पर डिसोसिएशन की वजह से Na प्लस आयंस फॉर्म होंगे और ओवरऑल Na प्लस आयन कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी, और ये जो रिवर्सिबल रिएक्शन थी ये बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कर जाएगी, यानी कि जो सोप मॉलिक्यूल है ये प्रेसिपिटेट हो जाएगा और उसको हम सेपरेट कर लेंगे, जिस तरीके से सोप का मैन्युफैक्चर हो जाएगा। सो ये जो प्रोसेस है इसको सॉल्टिंग ऑफ सोप बोलते हैं, सॉल्टिंग आउट ऑफ सोप बोलते हैं, और इस तरीके से सोप को उसके सॉल्यूशन से हटाया जाता है, प्रिपेयर करा जाता है। देन इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉमन सॉल्ट। हम जानते हैं कि कॉमन सॉल्ट में कुछ इम्प्योरिटीज होती हैं, जैसे कि कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड। तो इन इम्प्योरिटीज को हटाने के लिए हम HCl गैस को पास करते हैं कॉमन सॉल्ट के सॉल्यूशन में। सो HCl पास करने की वजह से Cl नेगेटिव आयंस फॉर्म होते हैं सॉल्यूशन में, और NaCl में भी डिसोसिएशन के बाद Cl नेगेटिव आयंस फॉर्म होते हैं। तो यहाँ पे कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से NaCl सॉल्ट का एग्रीगेशन हो जाता है और वो प्रेसिपिटेट हो जाता है और सॉल्यूशन से हट जाता है। सो इस तरीके से कॉमन सॉल्ट प्यूरिफाई हो जाता है। अब हम लास्ट एग्जांपल देख रहे हैं इसमें, और इसमें हम देख रहे हैं इन ग्रेविमेट्री एनालिसिस excess precipitation agents are added such as HCl or sulfuric acid to solution containing Ag positive and Ba2 positive ions. This results in complete precipitation of AgCl or BaSO4 due to presence of Cl negative और SO4 negative ions respectively. जब हम ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस करते हैं से हमें Ag पॉजिटिव का एस्टिमेशन करना है, और ये अपने किसी सॉल्ट के साथ से हमने सिल्वर नाइट्रेट लिया होगा जो कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होने की वजह से इस तरह से डिसोसिएट होगा। अब अगर हम यहाँ पे एक्सेस ऑफ HCl डाल देंगे तो यहाँ पर HCl डिसोसिएट होगा H प्लस प्लस Cl नेगेटिव की फॉर्म में, और हम जानते हैं कि जो Ag पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव कंबाइन करके जो AgCl सॉल्ट बनाते हैं इसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कम होता है, यानी ये कम सॉल्युबल होता है। सो Cl नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा होने की वजह से, क्योंकि हमने HCl एक्सेस में लिया है, तो Cl नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से इनका कॉम्बिनेशन होना, कंबाइन होना टू गिव AgCl सॉल्ट, ऐसा होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। जैसे जैसे Cl नेगेटिव की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी, Ag प्लस और Cl नेगेटिव कंबाइन करते जाएंगे और AgCl बनाते जाएंगे। सेम केस है यहाँ पे बेरियम सल्फेट का। अगर हमारे पास बेरियम का कोई सॉल्ट है और उसमें हम सल्फेट आयन डालें, एक्सेस में डालें, तो ये कंबाइन करके बेरियम सल्फेट प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा, और इसका वेट करके हम यहाँ पे इसका एस्टिमेशन कर सकते हैं। सिमिलरली जैसे AgCl का भी मैंने केस बताया, यहाँ पे हम AgCl का वे करके Ag का एस्टिमेशन कर सकते हैं, उसी तरह से हम बेरियम सल्फेट का वे करके बेरियम का एस्टिमेशन कर सकते हैं। तो ग्राइमेट्रिक एनालिसिस में भी हम कॉमन आयन इफेक्ट का यूज करते हैं, और अलग अलग तरह के आयंस का कोई प्रेसिपिटेटिंग एजेंट डाल करके उन आयंस को प्रेसिपिटेट आउट कर लेते हैं और उसका वेट निकाल करके उसको एस्टिमेट कर लेते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट कॉमन आयन इफेक्ट, और इस लेक्चर में अभी इतना ही। थैंक यू।